नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेक शिवा पर। और अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास पार्ट 2 पर। इसके पहले पार्ट 1 पे चर्चा हुई और जिसका वीडियो जो है अपलोडेड है, आप देख सकते हैं उसको। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग जो है भारतीय संविधान का जो विकास है उसका जो सेकेंड पार्ट है, उसके अंतर्गत जितने भी आर्टिकल्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने देखा पार्ट फर्स्ट में कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी और धीरे धीरे वो भारत का प्रशासन अपने हाथों में ले लेती है। इस दौरान ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत प्रकार के जो है अधिनियम बनाए गए, जिनके अंतर्गत जो भी बातें थी आपने वहाँ पे देखी। अब होता क्या है कि उसके बाद में जब 1857 का विद्रोह होता है, 1857 का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ को हिला दिया था। एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि लगभग भारत अंग्रेजों के हाथ से निकलने ही वाला था, लेकिन किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। इस घटना का प्रभाव ये पड़ा कि ब्रिटिश जो राजशाही परिवार था उसको लगा कि अब भारत में जो है कंपनी के हाथ में शासन की बागडोर देना वो सही नहीं है, तो अब शासन की प्रणाली को अब हम कंट्रोल करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अब आगे के जो अधिनियम आए, बेसिकली 1857 के बाद के जो अधिनियम आए उनको हम लोग यहाँ पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का जो अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम, इसके तहत क्या हुआ, एक प्रमुख काम यहाँ पे ये हुआ कि कंपनी का शासन जो अभी तक इंडिया में चल रहा था उसको समाप्त किया गया और शासन जो है अब चला गया किसके हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, यानी कि ब्रिटिश जो राजा रानी थे उनके हाथ में चला गया। कि भारत में जो हमारी पकड़ है, अंग्रेजों का मकसद ये था कि भारत में जो हमारी पकड़ है वो मजबूत रहे। तो कंपनी के होते चूंकि एक बड़ा विद्रोह हो चुका था, इस स्थिति को देखते हुए अब ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में शासन की प्रणाली हथिया ली। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जो है अब कंपनी जो है चली गई, कंपनी का शासन अब समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम के तहत। इसके तहत एक और काम किया गया कि अभी तक आपने देखा था कि कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए दो संस्थाएं गठित की गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स। ठीक है, तो वहां पे आपने देखा कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संस्थाएं होती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, इन दोनों संस्थाओं को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। क्योंकि जब कंपनी का शासन ही खत्म हो गया तो ये दोनों संस्थाएं भी खत्म हो गई और अब इन संस्थाओं को खत्म करके एक नया पद बनाया गया भारत सचिव का। एक भारत सचिव का पद बनाया गया। ये भारत सचिव का पद जो है ये ब्रिटेन में बनाया गया। भारत सचिव पद पर जो भी व्यक्ति बैठता था ये ब्रिटिश संसद का एक सदस्य होता था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, जिसका मेन काम था कि भारत में जो शासन चल रहा है अंग्रेजों द्वारा उसको कैसे चलाया जाए, प्रमुख जो प्रावधान है उन पर क्या निर्णय लिए जाएं, ये प्रमुख काम जो है भारत सचिव के होते थे। तो भारत सचिव का जो पद है वो 1858 के अधिनियम के तहत ही यहाँ पर लाया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त 1858 के अधिनियम के तहत एक और प्रावधान हुआ कि जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, उनको हेल्प करने के लिए उनकी परिषद में कुछ सदस्य नियुक्त किए जाते थे। तो यहाँ पर जो भारत सचिव का पद बनाया गया इस अधिनियम के तहत, भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद गठित की गई जिसमें 15 सदस्य जो है शामिल होते थे। ये जो सदस्य होते थे ये भारत सचिव को एडवाइस देते थे कि किस प्रकार की प्रणाली शासन की भारत में चलनी चाहिए, या महत्वपूर्ण जो मैटर होते थे उन पर निर्णय लेने में भारत सचिव को ये लोग सहायता करते थे, जितने भी लोग परिषद में होते थे। तो 15 सदस्यीय एक परिषद की जो है स्थापना की गई, गठित की गई परिषद भारत सचिव की सहायता के लिए। इसके अतिरिक्त जो भारत सचिव के ऑफिस का जो व्यय था, इस व्यय को भारत के व्यय का नाम दिया गया। इसका आशय ये है कि भारत सचिव जो भी काम करते थे वो भारत के लिए करते थे। भारत में शासन कैसे बेहतर चलाया जाए, कैसे सब चीज़ें सही हों, इस पर मेहनत करते थे, काम करते थे। तो अंग्रेजों का कहना था कि चूंकि भारत सचिव जो हैं भारत के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए भारत सचिव के ऑफिस का जितना भी खर्चा होगा वो खर्चा भारत के राजकोष से ही लिया जाएगा, अर्थात उसको भारत का व्यय ही कहा जाएगा। और इस भारत के व्यय को होम चार्जेस का नाम जो है दिया गया। ठीक है, तो भारत का जो व्यय है वही जो है सचिव के कार्यालय का जो व्यय था उसको भारत का व्यय कहा गया।
और इस 1858 के अधिनियम के तहत एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि अभी तक आप देख रहे थे कि पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में हमने चर्चा की कि गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल होते थे। तो 1857 के बाद में जब ये 1858 का अधिनियम आया तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके एक नया पद बनाया गया जिसका नाम दिया गया वायसराय। तो अब गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके वायसराय पद का गठन किया गया और इस प्रकार बनने वाले भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वायसराय का तात्पर्य यह है राजा का प्रतिनिधि। चूंकि अभी आपने देखा कि शासन जो है ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश जो राजशाही परिवार है, राजा रानी, अब उनके पास चला गया। तो उनके प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ भारत में कौन होते थे? वायसराय होते थे। तो इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग बनने वाले प्रथम वायसराय थे। इसके बाद 1861 का अधिनियम आया। 1861 के अधिनियम के तहत जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसके तहत जो है भारत में विधानसभा की स्थापना हुई। विधानसभा, जैसे आप देखते हैं आज राज्य में, हर राज्य में विधानसभा लगभग होती है। तो विधानसभा की स्थापना सर्वप्रथम जो है किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1861 के अधिनियम के तहत की गई। और यहाँ जो वायसराय होते थे ये अपनी परिषद में, इनको अधिकार मिला कि अपनी परिषद में ये कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति ये अपने अनुसार जो है कर सकते हैं। ये सदस्य वायसराय को हेल्प करते थे सलाह देने में, कोऑपरेट करने में। तो वायसराय को यहाँ पे अधिकार दिए गए कि वे अपनी कमेटी में, अपनी परिषद में मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 लोगों को जो है अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये प्रावधान 1861 के अधिनियम के तहत लाए गए। इसके अतिरिक्त 1861 के अधिनियम के तहत ही वायसराय को अध्यादेश लाने का अधिकार भी मिला। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, पूछा भी गया है कि कुछ जटिल परिस्थितियों में वायसराय को अध्यादेश लाने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? तो 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश लाने के अधिकार भी प्राप्त हुए। तो ये बातें आपको यहाँ पे 1861 के अधिनियम से याद रखनी है। 2 मुख्य पॉइंट हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक तो विधानसभा की जो स्थापना है 1861 के अधिनियम के तहत हुई, दूसरी वायसराय को अध्यादेश लाने का अधिकार भी 1861 के अधिनियम के तहत मिला। इसके पहले जो 1858 का अधिनियम है, यहाँ से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंपनी का शासन यहाँ पे समाप्त हो गया और शासन अब चला गया ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, और जो गवर्नर जनरल पद है उसको समाप्त किया गया, उसकी जगह पर वायसराय पद का गठन हुआ। यहाँ से जो है कई प्रश्न जो है बनते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे 1892 का अधिनियम। 1892 का जो अधिनियम था, यहीं से भारत में जो है निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। आपको पता है कि इलेक्शन होते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया होती है। तो निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ 1892 के अधिनियम के तहत ही हुआ और इसके तहत जो भारतीय लोग थे उनको कुछ अधिकार जो है दिए गए। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे विधानसभा की स्थापना हुई, तो विधानसभा में जो है कुछ भारतीय लोग भी चुनाव जीत कर पहुँचे थे, तो उनको जो है कुछ अधिकार दिए गए 1892 के अधिनियम के तहत। क्या अधिकार मिले? कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। होता क्या था कि असेंबली में, केंद्रीय विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य शामिल होते थे, तो जब भी वार्षिक बजट जो है पेश होता था, तो बजट के मामले में वोट देने का अधिकार तो नहीं था भारतीयों के पास। लेकिन 1892 के अधिनियम के तहत क्या हुआ कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला और कुछ प्रश्न करने का भी अधिकार मिला। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि भारतीयों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? तो आप बताएंगे 1892 के अधिनियम के तहत मिला। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप 1892 के अधिनियम से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1909 का अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न ही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका 1909 का अधिनियम। दरअसल मार्ले मिंटो सुधार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पर ब्रिटेन में जो भारत सचिव का पद था, आपने देखा, तो भारत सचिव का पद जो है ब्रिटेन में संभाल रहे थे मार्ले, ब्रिटेन में मार्ले संभाल रहे थे, और मिंटो जो थे ये भारत में वायसराय का पद संभाल रहे थे। तो इसलिए 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले जो है भारत सचिव थे और मिंटो जो है वायसराय थे भारत में।
इसके तहत क्या हुआ कि विधानमंडलों के जो आकार है, मतलब कि विधानमंडल जो है आपकी, आपने देखा कि केंद्रीय विधान परिषद है, तो इसकी सीट्स में क्या की गई, बढ़ोतरी की गई, सीटें बढ़ाई गई और इसकी शक्ति में भी वृद्धि हुई, मतलब कि इसमें जो भी लोग बैठते थे उनके अधिकारों में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त अभी आपने देखा कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का तो अधिकार मिल गया, प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया, लेकिन 1909 के अधिनियम के तहत भारतीयों के अधिकारों में कुछ और वृद्धि की गई, भारतीय लोगों के अधिकारों में। वो ये था कि अब भारतीय जो लोग विधान परिषद में बैठ रहे हैं, शामिल हैं, उनको सार्वजनिक विषयों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया 1909 के अधिनियम के द्वारा। तो अगर ये प्रश्न बनता है कि सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीय लोगों को किस अधिनियम के तहत मिला, तो आप बताएंगे 1909 के अधिनियम के द्वारा, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम से बनने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार पूछा गया है, आपको याद ही रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये था कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को यहाँ पर आरक्षण दिया गया, कुछ सीटें जो है मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई, रिजर्व कर दी गई, ठीक, जो कि अंग्रेजों की जैसी कि एक नीति थी हमेशा से कि फूट डालो और राज करो, है ना, कि कुछ क्षेत्रों में उन्होंने मुस्लिम सीटों को ही रिजर्व कर दिया कि वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम लोग ही चुनाव लड़ेंगे, अन्य कोई भी वर्ग वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकता। तो हिंदू मुस्लिमों के बीच की जो खाई थी उसको और गहरा करने की कोशिश यहाँ पे अंग्रेजों ने की 1909 के अधिनियम के द्वारा। तो पृथक निर्वाचन के आधार पर जो मुस्लिमों को आरक्षण मिला वो किस अधिनियम के द्वारा मिला, 1909 के अधिनियम के द्वारा मिला। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, आपको याद रखना। इसके अतिरिक्त फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला अधिनियम आता है 1919 का अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसलिए कहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आपने देखा मार्ले मिंटो सुधार था, मार्ले जो है भारत सचिव थे, मिंटो वायसराय थे। उसी तरह इस टाइम पर मॉन्टेग्यू जो थे वो ब्रिटेन में भारत सचिव का पद संभाल रहे थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। तो इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें हुआ क्या कि ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ पे लाए गए, जैसे कि केंद्र में यहाँ पर लाई गई द्विसदनात्मक व्यवस्था। जैसे कि आज भी आप देख रहे हो कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये जो प्रणाली है संसद की द्विसदनीय व्यवस्था, वो कहाँ पे लागू की गई सबसे पहले, वो 1919 के अधिनियम के द्वारा लाई गई। सबसे पहले यहाँ पे इसका प्रावधान किया गया, जिसमें एक आपका उच्च सदन होता था काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको आज आप राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो सदन होता था वो होता था केंद्रीय विधानसभा काउंसिल ऑफ असेंबली, जिसको आज आप लोकसभा के नाम से जानते हैं। उस समय उच्च सदन में 60 सदस्य होते थे और केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य होते थे। तो ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये किस अधिनियम के तहत लाई गई, 1919 के अधिनियम के तहत लाई गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अतिरिक्त 1919 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में लगा दिया गया द्वैध शासन। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा लगाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन जो लगाया गया है, इसका मतलब क्या है कि शासन संबंधी जो विषय थे उनको 2 भागों में बांटा गया। एक आरक्षित विषय होते थे और एक होते थे हस्तांतरित विषय। तो जो आरक्षित विषय होते थे इनमें मुख्यतः कुछ महत्वपूर्ण विषय शामिल थे, जैसे राजस्व संबंधित मामले या पैसे या कर संबंधी मामले। तो इन सब मामलों का प्रशासन जो है वो चलाते थे कौन, वो चलाते थे वायसराय। ठीक है, वायसराय जो है अपनी परिषद की सहायता से उस पर निर्णय लेते थे, डिसीजन लेते थे। लेकिन जो सेकेंडरी मैटर थे, जो सेकेंडरी विषय थे, जो हस्तांतरित विषय जैसे कि शिक्षा हो गया या स्वास्थ्य जैसे विषय, वो हस्तांतरित विषयों में शामिल थे। इन विषयों को लेकर जो प्रशासन संबंधी बातें थी वो केंद्रीय विधानसभा में बैठने वाले जो सदस्य हैं वो चलाते थे इनका प्रशासन। तो प्रशासन की जो बातें थी, प्रशासन के जो विषय थे, उनको 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय। तो अलग अलग वर्गों के आधार पर जो प्रशासन का डिवाइडेशन यहाँ पे किया गया, इसी को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। जो आरक्षित विषय होते थे जिन पर जो है डिसीजन वायसराय उनकी परिषद लेती थी, वो जो है किसी प्रकार से किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। जबकि जो यहाँ पे हस्तांतरित विषय का प्रशासन जो लोग संभालते थे, केंद्रीय विधानसभा में बैठने वाले, वे लोग विधानसभा के प्रति क्या थे, उत्तरदायी थे।
ठीक है। तो यहाँ पे एक भेदभाव वाली बात जो है निकल के सामने आती है कि द्वैत शासन का मतलब यही था कि एक भेदभाव जो है उसको बढ़ावा देना। ठीक है। तो प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया और इसमें जैसे कि यहाँ आपने देखा था कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया, उसी तरह 1919 के अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई, सिखों को भी आरक्षण दिया गया और इसलिए इसे सांप्रदायिक चुनाव की संज्ञा जो है दी गई। ठीक है। तो 1909 के अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया, 1919 के अधिनियम द्वारा सिखों को आरक्षण दिया गया और इस घटना को सांप्रदायिक चुनाव की संज्ञा जो है दी गई। तो ये 1919 का जो अधिनियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के सामने आते हैं। इसके बाद एक आपका है यहाँ पे 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें हुआ क्या कि एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने की बात की गई और केंद्र स्तर पर द्वैत शासन लागू किया गया। अभी आपने देखा कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, लेकिन 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र पर द्वैत शासन को लागू किया गया। ठीक है। तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि केंद्र स्तर पर जो द्वैत शासन लागू हुआ किस अधिनियम के द्वारा, तो आप बताएंगे 1935 के अधिनियम द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन कब समाप्त हुआ, किस अधिनियम के द्वारा, तो आप बताएंगे 1935 के अधिनियम द्वारा। तो अब केंद्र स्तर पर द्वैत शासन लागू हो गया और इसमें 3 प्रकार की सूचियां जो है लाई गई। जैसे कि आपने सुना है कि एक आपकी केंद्र सूची होती है, राज्य सूची, संवर्ती सूची, है ना, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियां जो है वो 1935 के अधिनियम के तहत ही लाई गई। इसके अतिरिक्त 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने की बात की गई, जो आज आप देख रहे हैं जो दिल्ली में है। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1774 में, पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो वो कलकत्ता वाला था। लेकिन ये जो संघीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, ये दिल्ली वाला है। ठीक है। तो संघीय न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1935 के अधिनियम के तहत और एक संघीय बैंक जिसको आज आप लोग भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो, ठीक, उसकी स्थापना भी किसके थ्रू हुई, 1935 के अधिनियम के तहत हुई। ठीक है। तो ये बातें हैं 1935 के अधिनियम की। तो ये जितने भी अधिनियम आप देख रहे हो इनमें जितने भी प्रावधान किए, हालांकि भारतीय लोगों को कुछ जगह पर अधिकार तो दिए गए, लेकिन ज़्यादातर जो अधिकार थे वो ब्रिटिश लोगों को ही प्राप्त थे और ब्रिटिश हमेशा ही यही चाहते थे कि भारत में उनकी पकड़ जो है मजबूत रहे, भले ही भारतीयों का शोषण हो। तो इसलिए ये जितने भी अधिनियम लाए गए उनमें से जो 1935 का जो अधिनियम आया, जहाँ से कई सारी बातें भारतीय संविधान में भी रखी गई, तो इसको लेकर जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो अधिनियम है 1935 के अधिनियम, इसके बारे में उन्होंने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। मतलब कि एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी बहुत सारे हैं और इंजन ही गायब। ठीक है। तो एक जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट है, इस पर भी प्रश्न आ जाता है। इसके बाद जो है एक 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम भी आया। उस वक्त जो है भारत में लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनके समय में इंडिया जो है वो 2 पार्ट में विभाजित हुआ, भारत और पाकिस्तान, और 14 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत को जो है स्वतंत्रता मिली। पाकिस्तान और भारत 2 नए देश बने। तो ये जो है भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा है जिसमें विभिन्न अधिनियम आप देख रहे हो। ठीक है। तो इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज हम लोगों ने चर्चा की और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसको आप लोग देख लीजिए, उससे प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए। लगभग मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना कुछ आपको बताऊं उसके आधार पे कम से कम आप किसी भी प्रैक्टिस सेट में 90% प्रश्न जरूर हल कर सकें। तो वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, उनकी प्रैक्टिस करें। मेरी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है मैं आपके लिए काम करूं, जितने भी बच्चे हैं उनकी बेसिक समझ विकसित हो और ताकि वो अपने आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और इसी कोशिश में फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।